हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था पेमेंट मटेरियल वाला, पेमेंट मटेरियल को हमने बहुत अच्छे से किया है। साथ में उसके 2 वीडियो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं, आप अप्लाई करना सीख जाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट वैल्यू भी आपको याद हो जाती है। आज का अपना क्या टॉपिक है, मैंने सिलेबस जब डिज़ाइन किया था स्टार्टिंग में, तो हाईवे मटेरियल के बाद क्या था अपना, यानी पेमेंट मटेरियल का पेमेंट डिज़ाइन वाला टॉपिक था। पेमेंट डिज़ाइन वाला टॉपिक था। पेमेंट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम पीपीटी से पढ़ेंगे। बट इनिशियली कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको हम लिख लिख के एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको फील आ जाए। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा पीपीटी के फॉर्म में, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी हुई है जिसको हम प्रिंट करके ऐप में अपलोड कर दिए हैं। अब पेमेंट डिजाइनर क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं अब तक के, आपने ई बुक में देख रखा होगा। अब तक के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 से 2020 तक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 पूछे गए हैं इस चैप्टर से। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, 5 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। यदि हम बात करें 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक हुआ था शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 इन दोनों को मिलाकर के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 को मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का कितना वेटेज बढ़ रहा है टाइम के साथ में, और इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी कितना इंपॉर्टेंस है अपने आप में, पेमेंट डिजाइन का। तो पेमेंट डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम इसको टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक पे जोर देंगे जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें से जो आपका पेमेंट डिजाइन है, इसको पढ़ने से पहले आपको समझ होना चाहिए कि पेमेंट क्या होती है, कितने टाइप की पेमेंट होती है, ठीक है। इन बेसिक फंडामेंटल को आपको पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है, आप बाद में शॉर्ट नोट्स बना लेना नोट्स की हेल्प से, तो आपका काम हो जाएगा। आप मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं पेमेंट की। ये पेमेंट क्या होती है, ये पेमेंट क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर बनाई जाती है, डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। किससे? डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। अब कितने टाइप की पेमेंट होती है भैया? 2 टाइप की पेमेंट होती है, डिपेंड करता हो किस मटेरियल से बनी हुई है। यदि पेमेंट हो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई है, किस मटेरियल से बनी हुई है? फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई है, फ्लेक्सिबल मटेरियल तो उसे बोलते हैं अपन फ्लेक्सिबल पेमेंट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट। यदि वो रिजिड मटेरियल से मिलके बनी है, यदि पेमेंट रिजिड मटेरियल से मिलके बनी है, उसे बोलते हैं रिजिड पेमेंट। क्या बोलते हैं? रिजिड पेमेंट। यदि पेमेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल से मिलके बनी है तो फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। यदि वो पेमेंट रिजिड मटेरियल से मिलके बनी है फिर रिजिड पेमेंट बोलते हैं। अब फ्लेक्सिबल मटेरियल क्या हो सकता है आपका? फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे आपका एस्फाल्ट हो गया, एस्फाल्ट हो गया, बिटुमिनस मटेरियल हो गया, बिटुमिनस मटेरियल, ये क्या होते हैं आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, इनकी डक्टिलिटी अच्छी खासी होती है। हम बात करें रिजिड मटेरियल की, जिनमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेक्चरल, जस्ट अ मिनट गाइस, ऐसे मटेरियल जिनकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी होती है? जैसे आप कंक्रीट की बात कर लो, किसकी बात कर लेते हैं? कंक्रीट की। तो कंक्रीट की फ्लेक्चरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो अपना रिजिड मटेरियल है। तो जो पेमेंट रिजिड मटेरियल से मिलके बनी हो रिजिड पेमेंट होगी, जो पेमेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल से मिलके बनी होती है, फ्लेक्सिबल मटेरियल के द्वारा बनती हो, फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। ये तो आपको पता चल गया। अब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट किस तरीके की लेयर से बनती है, क्या फंक्शन होते हैं उनके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने टाइप के फेलियर होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। रिजिड पेमेंट में कितने टाइप के फेलियर होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है और रिजिड पेमेंट होती है, इनके डिजाइन मेथड, डिजाइन मेथड से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। डिटेल में डिजाइन नहीं पढ़ना, लेकिन इनको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको
ओवरलुक समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी तो हम पेमेंट के बारे में बताएंगे आपको। पेमेंट के बाद हम फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में डिफरेंस समझेंगे, और एक गुड क्वालिटी पेमेंट की क्या विशेषताएं होती है उसको भी हम जानेंगे। गुड क्वालिटी पेमेंट की क्या विशेषताएं होती है उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये पेमेंट के डिफिनेशन आप इनको देख लेना। जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपकी गुड क्वालिटी की पेमेंट होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखिए, जो आपकी गुड क्वालिटी की पेमेंट होती है, सबसे पहले तो उसका वियर एंड टीयर शुड बी मिनिमम। वियर और टीयर जो मिनिमम होना चाहिए, यानी टायर जो होता है ना, जब पेमेंट की सरफेस में चलता है, पेमेंट की सरफेस में चलता है तब वियर एंड टीयर होता है। एब्रेजन भी होता है, तो एब्रेजन शुड बी मिनिमम, एब्रेजन कम से कम होना चाहिए, वियर एंड टीयर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वियर एंड टीयर कम होना चाहिए, एब्रेजन कम होना चाहिए। जो हमारी पेमेंट सरफेस है हमें बहुत अच्छा फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, एंड प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करे ताकि व्हीकल आसानी से मूव कर सके। और हमारे जो पेमेंट है उस पेमेंट में नॉइज बहुत कम आनी चाहिए। जब उसके ऊपर व्हीकल चलते हैं, ट्रैफिक लोड आता है, ट्रैफिक चलता है, जब ट्रैफिक चलता है तो उसमें नॉइज कम से कम आना चाहिए। अब नॉइज कम से कम क्यों आना चाहिए? मान लीजिए आपका जो घर है ना हाईवे के किनारे पे है, आपको आइडिया लग जाएगा नॉइज से कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप जो पेमेंट बना रहे हैं उस पेमेंट से उसके क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें नॉइज कम से कम आए, एब्रेजन कम से कम हो, फ्रिक्शन अच्छा हो, वियर एंड टीयर कम से कम हो। ये हमारी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है पेमेंट से, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है हमारी पेमेंट से। अच्छा, पेमेंट समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है, फिर रिजिड पेमेंट क्या होती है। पेमेंट का अल्टीमेट पर्पज क्या होता है, हमारा जो पेमेंट होती है उस पेमेंट का हमारा उद्देश्य क्या होता है, पेमेंट से हम क्या करवाना चाहते हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। पेमेंट से हम क्या करवाना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ जब समझाता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको आइडिया लगेगा। जैसे आपका ये पेमेंट है, ये आपका पेमेंट है, अब पेमेंट के ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, पेमेंट के ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, तो इसके इसमें क्या टायर्स लगे होंगे, इन टायर की वजह से इस पर लोड आएगा, है ना। पूरे एरिया में तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पास टायर वहाँ पास तो लोड आएगा। अब ये जो लोड आएगा ना, पेमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए लोड को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ पहुँचा दे भैया, फॉइल में पहुँचा दे। जो नीचे की लेयर है अपनी फॉइल सबग्रेड है, जो लोड है इस लोड को फॉइल सबग्रेड में पहुँचा दे, ये अल्टीमेट एम होता है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द अल्टीमेट एम टू इंश्योर दैट द ट्रांसमिटेड स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड आर सफिशिएंटली रिड्यूस्ड so that they will not exceed bearing capacity of the subgrade। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्हील लोड की वजह से स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये लोड अपना आ रहा है ना, लोड आ रहा है, तो स्ट्रेस क्या होता है, अपन लोड अपॉन एरिया होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस ही आएगा ना। तो जो स्ट्रेस आ रहा है और अपनी जो फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है, फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है ना, फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि फॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, फॉइल जितने लोड को बियर कर सकती है उससे ज़्यादा का लोड नहीं आना चाहिए। या फिर यूँ आप कहें कि फॉइल को आप इतना अच्छे से कंपैक्ट करो, उतना डेंसिटी को बढ़ा दो, आप इतना डेंसिटी को आप बढ़ा दो कि जब उसमें स्ट्रेस आए तो उसको झेल पाए। इसका मतलब ये होता है। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, पेमेंट से जो हमारा लोड आ रहा है व्हील लोड, उस व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो लोड की वैल्यू है फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो। तो ये आपको थोड़ा पेमेंट के बारे में बेसिक आइडिया हो गया है। अच्छा, जो हमारी फॉइल होती है, फाइनली लोड किस पे आता है, फॉइल पे आता है ना। जो फाइनली लोड आता है किस पे आता है, फॉइल पे आता है। तो फॉइल दो टाइप से फेल हो सकती है, या तो फॉइल का सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, फॉइल सेटलमेंट हो जाती है, या फॉइल का कोई पर्टिकुलर स्टेटस फेयर अप हो जाता है, ठीक है, फेयर अप हो जाता है। तो इन दोनों वजह से आपकी फॉइल क्या होती है, फेल हो जाती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि फॉइल की स्ट्रेंथ को आप, फॉइल की डेंसिटी को आप इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि प्रॉब्लम आए ही ना। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, फॉइल की लोड लेने कैपेसिटी होती है। तो मैं बता रहा था आपको पेमेंट के बारे में, जो व्हील लोड आता है, व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगा फाइनली स्ट्रेस कहाँ जाता है, फॉइल पे जाता है। तो फॉइल की डेंसिटी को आपको इतना बढ़ा के रखना है, ठीक है, इतना बढ़ा के रखना है। आगे हम देखेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक डेंसिटी को बढ़ाते हैं, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, ताकि वो आने वाले लोड को बियर कर पाए, ठीक है। अच्छा, दो टाइप की पेमेंट आपने देख रखी, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है, रिजिड पेमेंट क्या होती है, वो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में आपको बता दिया है।
अब थोड़ा सा इनके लेयर के बारे में समझेंगे, इसके बाद ये पीपीटी आपको मिल जाएगी तो आप आसानी से रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं लेयर के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कितने टाइप के लेयर से आपकी फाइल फ्लेक्सिबल पेमेंट बनती है, रिजिड पेमेंट बनती है। जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको वहाँ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जहाँ पर मैं पेन चलाऊंगा उस पेन की तरफ आपको ध्यान में रखना होगा। पेन को ध्यान में रखना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हमारी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, अभी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट की हम बात करेंगे, किसकी हम बात करेंगे? फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे। फिर आगे हम कुछ और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट किससे बनी होती है? फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल यानी लाइक बिटुमिनस या फिर एस्फाल्ट से बनी होती है। सबसे पहले क्या होता है, ज़मीन होगी जहाँ आप रोड बनाएंगे तो नेचुरल सबग्रेड होगा। कैसा होगा? नेचुरल सबग्रेड होगा। फिर उसके ऊपर उस सबग्रेड को हम कंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंपैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कंपैक्ट करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक। ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक हम कंपैक्ट करते हैं। आपने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पढ़ रखा होगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। इस पर जो डेंसिटी होती है ना, मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो जाती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर जो सॉइल की डेंसिटी है मैक्सिमम अचीव हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो नेचुरल सबग्रेड रहेगा, फिर इसके ऊपर इसको प्रॉपर कंपैक्ट करते हैं। फिर हमारी अगली लेयर होती है सब बेस कोर्स। कौन सी लेयर होती है? सब बेस कोर्स होती है। फिर बेस कोर्स होता है, कितने थिकनेस होते हैं नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखना है। सब बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, बाइंडर कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? सरफेस कोर्स होता है। इसके बाद क्या क्या होगा ये समझ में आ जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइज। तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, लिख लिख के थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनने वाले हैं। तो हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितनी लेयर होती है और उन लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, उन लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप की कोटिंग होती है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट गाइज। देखिए, सबसे पहले जो लेयर होती है क्या होता है? सबसे पहले नेचुरल सबग्रेड होता है। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल सबग्रेड होता है। ठीक है, नेचुरल सबग्रेड होता है, यानी जो ज़मीन होती है ना, जो ग्राउंड सरफेस होता है, यानी ये क्या आता है अपना ग्राउंड सरफेस जो होता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस वही होता है। फिर इसके बाद जो अपन लेयर बनाते हो क्या बनाते हैं? सबग्रेड बनाते हैं, कंपैक्टेड सबग्रेड बनाते हैं। आप समझते जाइए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये क्या होता है अपना? कंपैक्टेड सबग्रेड होता है। कंपैक्टेड सबग्रेड, एक कंपैक्टेड सबग्रेड का मतलब क्या है, जो ये लेयर होती है ना कंपैक्टेड सबग्रेड वाली, इसको हम अच्छे हाई डेंसिटी अचीव करवाते हैं। हाई डेंसिटी, अब हाई डेंसिटी के लिए क्या मतलब है? हाई डेंसिटी आपको कब मिलती है? जब इसको आप कंपैक्शन करते हैं। कब तक करते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो वाटर कंटेंट होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक जब आप इसको कंपैक्ट करते हैं तब ये हाई डेंसिटी को अचीव कर पाती है। तो जो लेयर होती है ना कंपैक्टेड सबग्रेड बोलते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी रखनी है। और इसको कब तक कंपैक्ट करना है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक क्वेश्चन पूछेगा। साथ में हर एक टॉपिक को क्वेश्चन आज ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर अपनी जो अगली लेयर होती है वो सब बेस कोर्स होती है। अगली लेयर क्या होती है? सब बेस कोर्स। सब बेस कोर्स होती है। अगली लेयर क्या होती है? सब बेस कोर्स होती है। फिर इससे ऊपर की जो लेयर होती है अपनी बेस कोर्स होती है। क्या होती है? बेस कोर्स होती है। ये जो तीन लेयर होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी तीनों लेयर किसके अंदर भी होती है? रिजिड पेमेंट में भी होती हैं। एक सबग्रेड, सब बेस कोर्स और बेस कोर्स, ये तीनों लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। अब इसमें से जो सब बेस कोर्स वाली लेयर होती है ना, इसका क्या फंक्शन होता है आगे हम बताएंगे अभी आपको। बेस कोर्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो कोर्स आता है आपको बाइंडर कोर्स होता है। अब बाइंडर कोर्स प्रोवाइड करने से पहले ही कुछ किया जाता है। पता है आपको क्या किया जाता है? मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ। बाइंडर कोर्स प्रोवाइड करने से ही पहले इसमें कुछ क्या स्मॉल लेयर की जो बिटुमिन होती है ना, स्मॉल लेयर ऑफ बिटुमिन बिछाया जाता है। बिटुमिन की स्मॉल थिकनेस
बिटुमिन की स्मॉल परत कह सकते हैं, बिटुमिन की स्मॉल थिकनेस इसके ऊपर डाली जाती है। क्यों डाली जाती है भैया, इसे क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इसे बोलते हैं प्राइम कोट। क्या बोलते हैं? प्राइम कोट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम कोट बोलते हैं। प्राइम कोट का क्या पर्पज होता है? ये आपका होता है प्राइम कोट। इस प्राइम कोट का क्या पर्पज होता है? आपने पहले पढ़ रखा तो पता होगा। इस प्राइम कोट का पर्पज होता है कि जो वाटर है, वाटर बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और इस अपग्रेड में वाटर ना जाने पाए। किसी कारणवश यदि वाटर यहाँ पास आ रहा है इस कोर्स के अंदर, है ना, इस कोर्स के अंदर, तो नीचे ना जाने पाए बेस कोर्स में, सब बेस कोर्स में, कंपैक्टेड सबग्रेड में, तो एक प्राइम कोट बिछाते हैं। फिर इसके बाद हम बनाते हैं हमारा जो कोर्स होता है अपना बाइंडर कोर्स होता है। क्या होता है? बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स किससे मिलके बना होता है भैया? ये आपका एस्फाल्ट से मिलके बना होता है, एस्फाल्ट से मिलके बना होता है। फिर आपका होता है सरफेस कोर्स। क्या होता है? सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स। अब पहले तो हमें लेयर पता चल गई ना कितनी लेयर होती हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। पहले आपका नेचुरल सबग्रेड होता है, फिर कंपैक्टेड सबग्रेड होता है, फिर सब बेस कोर्स होता है, फिर बेस कोर्स होता है, ठीक है, फिर बाइंडर कोर्स होता है, फिर सरफेस कोर्स होता है, ठीक है। अब ये 3 लेयर तो पढ़ लिया आपने। जब बाइंडर कोर्स आप बाइंडर कोर्स बनाते हैं उससे पहले प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट क्या होता है? जो बिटुमिन होती है ना, बिटुमिन की स्मॉल थिकनेस की जो लेयर होती है वो बिछाई जाती है। मैं लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना है, पहले पे नोट्स में लिखा हुआ है। बिटुमिन की स्मॉल थिकनेस की लेयर बिछा दी जाती है। इसका काम होता है रेन वाटर को प्रोटेक्ट करना। जो हमारी 3 लेयर है ना, तीनों लेयर को रेन वाटर से प्रोटेक्ट करना होता है प्राइम कोट का काम। फिर हम क्या करते हैं? बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स आपका एस्फाल्ट का बना होता है। एस्फाल्ट क्या होता है पता है आपको? बिटुमिनस प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट क्या होता है? एस्फाल्ट होता है। तो एस्फाल्ट से अपना बाइंडर कोर्स बना होता है। अब ये जो बाइंडर कोर्स है ना, इस बाइंडर कोर्स का 2 काम होता है। बाइंडर कोर्स का काम होता है आपका, ये आपका जो एक तो सरफेस कोर्स है, एक लेयर ये हो गई, दूसरा आपका बेस कोर्स वाली। इन दोनों लेयर को बॉन्डिंग बना के रखना है। इन दोनों लेयर की बॉन्डिंग को बना के रखना काम होता है बाइंडर कोर्स का। किसका काम होता है? बाइंडर कोर्स का। फिर इसके ऊपर सरफेस कोर्स आएगा। उससे पहले ही इसमें कोटिंग दी जाती है, फिर बोलते हैं टैग कोट। क्या बोलते हैं? टैग कोट। टैग कोट का भी यही पर्पज होता है कि जो वाटर है, वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए टैग कोट दिया जाता है। टैग कोट वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। फिर अपना सरफेस कोर्स आता है। फिर सबसे ऊपर जो कोर्स होता है, कोट होता है, उसे बोलते हैं फील्ड कोट। क्या होते हैं? फील्ड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? फील्ड कोट। तो फील्ड कोट का ही पर्पज होता है कि जो पेमेंट के सरफेस में जो वाटर आता है रेन के थ्रू, वो पानी अंदर ना जाने पाए। फील नाम इसलिए दिया गया है कि तीनों को, यानी जितनी भी लेयर है ना, सबको फील करके रखता है, वाटर अंदर नहीं जाने देता, है ना, वाटर प्रूफिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। तो जो फील कोट अपना है, फील कोट, टैग कोट एंड प्राइम कोट, इन तीनों का एक ही पर्पज है, न तो ड्रेनेज पे, न तो रेन का वाटर, किसी भी तरीके से वाटर को, या फिर कह सकते हैं जितनी भी लेयर होती हैं उन लेयर से, लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट दिए जाते हैं ताकि वाटर उसके अंदर ना जाने पाए। तो तीनों का, फील्ड कोट हो चाहे आपका, चाहे प्राइम कोट हो चाहे आपका टैग कोट, तीनों का एक ही पर्पज है, वाटर से, रेन वाटर से बचाना, रेन वाटर एंड ड्रेनेज वाटर से बचाना, ठीक है। मान लो किसी कारण साइड से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो ये पानी आपका बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, कंपैक्टेड सबग्रेड में चला जाएगा, तो पानी ना जाने पाए, इसलिए अपन प्राइम कोट दे के रखते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं? प्राइम कोट दे के रखते हैं। तो आई होप आपको ये लेयर समझ में आई होंगी। अब इनमें से अलग अलग लेयर का अलग अलग काम है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी पीपीटी से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्या है आपका? फील्ड कोट। ये क्या है आपका? फील्ड कोट। अच्छा, इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका सब बेस कोर्स होता है ना, सब बेस कोर्स का काम क्या होता है? चाहे आपका रिजिड पेमेंट हो चाहे फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, इस लेयर को बोलते हैं फ्रास्ट प्रोटेक्शन लेयर, FROFT, फ्रास्ट प्रोटेक्शन लेयर, फ्रास्ट प्रोटेक्शन लेयर। फ्रास्ट प्रोटेक्शन, फ्रास्ट क्या होता है? आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा। फ्रास्ट क्या होता है? जो वाइड्स होते हैं उन वाइड्स में जब पानी भर जाता है, मान लो, फ्रास्ट एक्शन क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्रास्ट एक्शन क्या होता है? फ्रास्ट एक्शन को क्या बोलते हैं? जैसे हमने क्या सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ रखा था, सॉइल के अंदर क्या होते हैं? वाइड्स होते हैं। सॉइल के अंदर क्या होते हैं भैया? वाइड्स होते हैं। उन वाइड्स में मान लो रेन हो गई,
बर्फा हुई तो वाइड्स में क्या हो जाएगा, पानी भरेगा, बर्फा होगी तो क्या होगा, पानी भरेगा। जब पानी भरेगा उसके अंदर और टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो आइस में कन्वर्ट होगा। जब आइस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा भैया, आइस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें क्या हो सकता है, क्रैकिंग होती है। क्या होती थी, क्रैकिंग होती थी। अब जैसे मान लो रात के समय में क्या होता है, ठंड है तो क्या होगा, आइस बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, दिन में क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये जब मेल्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने से क्रैकिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए अपने जो लेयर होती है काम करती है सब बेस कोर्स वाली। सब बेस कोर्स का काम होता है फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर। फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर विंटर सीजन में प्रॉब्लम आती है जनरली रोड के अंदर। तो फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर क्या होती है, सब बेस कोर्स को ही बोलते हैं, सब बेस कोर्स को बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, जो आप प्राइम कोट प्रोवाइड करते हैं वो बाइंडर कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, बाइंडर कोर्स में। और जो प्राइम कोट होती है स्मॉल थिकनेस होती है बिटवीन की, उसको बिछा देते हैं या फिर डाल देते हैं, है ना, स्मॉल लेयर बिटवीन के डाल देते हैं जिससे अपन रेन वाटर से प्रोटेक्शन हो पाए। ठीक है, और बस वही चीज़ें हैं। फिर टैग कोट का भी वही काम है, फील कोट का भी वही काम होता है कि रेन वाटर एंड ड्रेनेज वाटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा थिकनेस तो क्वेश्चन में आता नहीं, बट आप देखना चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है 150 टू 300 mm होती है, 150 टू 300 mm होती है। इसकी थिकनेस 100 से 300 mm होती है। इसकी भी आपकी 100 से 300 mm होती है ना। ये 50 से 100 mm होती है और ये 25 से 50 mm होती है, 25 से 50 mm होती है, बट नॉट मच इम्पोर्टेंट। इफ आप ध्यान में रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट उनको ध्यान में रखना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, बाइंडर लेयर का काम, बाइंडर कोर्स का काम क्या होता है, बॉन्डिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, बॉन्डिंग प्रोवाइड करना दो सरफेस के बीच में, है ना, दो लेयर्स के बीच में, सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स, सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इनके लेयर के बारे में, कितने टाइप के लेयर होते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पीपीटी पे देख लेते हैं एक बार, वहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि आप नोट कर लिए होंगे तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हम बात करेंगे फ्लेक्जुअल पेमेंट में कितने टाइप का फेलियर होता है, फिर हम पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट, फिर दोनों में कंपेरिजन करके देखेंगे। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया अभी तक बना के डायग्राम में, ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ लेना रिवीजन पर्पज़ के लिए। ठीक है, रिवीजन पर्पज़ के लिए बॉन्डिंग लेयर का काम होता है बॉन्डिंग प्रोवाइड करना बेस कोर्स एंड किसके बीच, बताइए फटाफट बताइए। मैंने अभी आपको बताया बेस कोर्स और किसके बीच में, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स एंड सरफेस लेयर के बीच बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। पर्पज़ क्या होता है आपका, चाहे आपका फील कोट हो, चाहे टैग कोट हो, चाहे आपका प्राइम कोट हो, तीनों का काम होता है प्रोटेक्ट द लेयर फ्रॉम द रेन एंड ड्रेनेज वाटर, प्रोटेक्ट द लेयर फ्रॉम रेन एंड ड्रेनेज वाटर। वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में कि बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट की जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, चाहे तो आपका रिजिड पेमेंट हो, चाहे आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, चाहे आपका रिजिड पेमेंट हो, चाहे आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, सबसे पहले लेयर क्या होती है, सबग्रेड होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबग्रेड होता है, फिर क्या होता है, सब बेस होता है, फिर बेस कोर्स होता है, फिर बाइंडर कोर्स होता है, फिर सरफेस कोर्स होता है। याद हो गया ना, नहीं याद हुआ, लिख के याद कर लीजिए। पहले सबग्रेड होता है, सब बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, बाइंडर कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बाइंडर कोर्स में प्राइम कोड देते हैं, सरफेस कोर्स में टैग कोड देते हैं, सरफेस कोर्स के ऊपर फिल कोड देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं बट फिर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अब हमने आपको तीनों टाइप के कोड पढ़ाए हैं, उन कोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिल कोड का काम क्या होता है, वाटर प्रूफ द सरफेस, है ना, वाटर प्रूफ द सरफेस, यानी ऊपर से जो पानी आता है रेन वाटर का और अंदर ना जाने पाए, इसलिए सरफेस को वाटर प्रूफ बनाना होता है। और फिल कोड का दूसरा काम क्या होता है, स्किड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है ताकि व्हीकल आसानी से मूवमेंट कर पाए। तो वाटर प्रूफ द स्ट्रक्चर एंड स्किड रेजिस्टेंस। ठीक है, टैग कोड क्या होता है, टैग कोड भी आपका जनरली एस्फाल्ट
एंड एस्फाल्ट इमल्सन से बना होता है। कुछ नहीं होता है, आपका एस्फाल्ट क्या होता है, बिटुमिन सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। अब इसमें आप वाटर मिला दिए, ठीक है, अब फिर इसको किसी लेयर के ऊपर बिछा दिए, ये क्या होता है, टैग कोट होता है। टैग कोट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे सब इंजीनियर 2017 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, 17 या 18 के अंदर आया हुआ है, आगे हम देखेंगे। तो टैग कोट का काम क्या था, बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स, है ना, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स के बीच में बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर। ये मैंने आपको बताया है अभी, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, आपको पता है जो टैग कोट होता है, टैग कोट के अंदर अपन क्या करते थे, एस्फाल्ट इमल्सन, AFPH, एस्फाल्ट इमल्सन। इमल्सन यानी कि जब किसी चीज़ के अंदर वाटर डाल देते हैं तो इमल्सन बन जाता है, ठीक है। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्लास देखे होंगे आपको पता है इमल्सन क्या होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इमल्सन क्या होता है, टू फेज सिस्टम होता है ना। इमल्सन क्या होता है कि दो ऐसे लिक्विड जो इमिसिबल हैं, आपस में मिल नहीं सकते, आपने उनको मिला दिया है। जैसे आपने बिटुमिन को वाटर में मिला के रखा है, बिटुमिन की कुछ ड्रॉपलेट, इसमें वाटर भरा हुआ था, आपने कुछ बिटुमिन की ड्रॉपलेट डाल दी है, तो क्या है, इमल्सन बन गया। क्या बन गया, इमल्सन। अब इस इमल्सन को किसी लेयर के ऊपर आपको स्प्रे करना है, उसी को बोलते हैं टैग कोट। क्या बोलते हैं, टैग कोट। अब जो किस रेट से वो किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये आपका रेट ऑफ इमल्सन जो होता है 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, डिपेंड अपॉन द सरफेस, किस टाइप की सरफेस है। टैग कोट इज यूजुअली अप्लाइड बाय स्प्रेइंग बिटुमिनस मटेरियल ऑफ हायर विस्कोसिटी लाई द हार्ट बिटुमिन एट द रेट ऑफ 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर टू 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस। टैग कोट कुछ नहीं होता, एस्फाल्ट इमल्सन को किसी लेयर के ऊपर आपको स्प्रे करना है, किसी लेयर के ऊपर आपको स्प्रे करना है। तो विस्कोसिटी तो अच्छी काफ़ी रहती है, उसको थोड़ा हार्ड करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, कम विस्कोसिटी ताकि हो जाए, फिर उसको स्प्रे करते हैं 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इस रेट से स्प्रे करते हैं। डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस, उसके अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो टैग कोड कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, टैग कोड क्या होता है, सरफेस कोर्स में ही होता है ना। जो सरफेस कोर्स की लेयर होती है उससे पहले टैग कोट होता है, फिर सरफेस कोर्स, फिर आपका फील्ड कोट आता है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है यहाँ पे। इन टैग कोट बिटुमिन इज यूज एट द रेट ऑफ, टैग कोट में जो बिटुमिन आप यूज करते हैं किस रेट से करते हैं, MP सब इंजीनियर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 0.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब अभी आपने पढ़ा 0.49 से लेकर के 0.49 से 0.98, इसके बीच में, तो इसके बीच में 5 वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, 1 वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, 10 वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा, 0.5 वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यदि ये रेंज आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है, टिक कर पाएंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हमने टैग कोड के बारे में बात कर लिया, हमने फील्ड कोड के बारे में बात कर लिया, हमने प्राइम कोड के बारे में बात करनी है। प्राइम कोड क्या होता है, प्राइम कोड क्या होता है, प्राइम कोड इज एन एप्लीकेशन लो विस्कस कटबैक बिटवीन टू एन एब्जॉर्बेंट सरफेस लाइक ग्रेनुअल सरफेस विच बाइंडर। देखो, जहाँ अपन बाइंडर लेयर प्लेस करते हैं, जहाँ बाइंडर लेयर प्लेस करते हैं ना, उससे पहले हमें प्राइम कोड देना होता है, ठीक है। प्राइम कोड क्या होता है, बिटुमिनस होता है, ठीक है। बिटुमिनस मतलब क्या, वहाँ जो बिटुमिन यूज करते हैं ना वो कटबैक बिटुमिन होता है, कटबैक बिटुमिन। कटबैक बिटुमिन कौन सा बिटुमिन होता है भैया, कटबैक बिटुमिन ऐसा बिटुमिन जिसकी विस्कोसिटी लो होती है। अब बिटुमिन तो बिटुमिन था, आपने कट प्रोवाइड कर दिया ना, कट में क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ डाइल्यूटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाइल्यूटेंट, है ना, जो विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। पहले की क्लास में देख चुके हैं पेमेंट मटेरियल वाले में। तो आपने क्या किया, कुछ डाइल्यूटेंट प्रोवाइड कर दिया बिटुमिन के अंदर, उसे बोलते हैं कटबैक बिटुमिन। तो कटबैक बिटुमिन को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बाइंडर लेयर देते हैं। तो एक इसका काम होता है बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर। और इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज ये होता है कि वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकना है, वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकना है, यानी जो वाइड्स है उन वाइड्स को प्लग करना है, वाइड्स को फिल कर देना है, दैट्स इट। यानी सरफेस को वाटर टाइट बनाना है ताकि वाटर अंदर ना जा पाए। तो आई होप आपको तीनों टाइप के कोड के बारे में समझ में आ गया।
फील कोट क्या होती है, प्राइम कोट क्या होती है, और आपका टैग कोट क्या होता है। इन तीनों से जो क्वेश्चन बनेंगे आप उनको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपने 3-4 लेयर देखी है, हालांकि इन लेयर सबको पता है, इनके थ्योरी जो है ना, कैफी, फुंदर, टिकाऊ, फफ्ती क्या होनी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। बोर नहीं होना है, क्वेश्चन बने हैं आपके जेई, खास के ना जेई एग्जाम में कुछ फ्लेवर आपके फिक्स रहता नहीं, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देता है, तो हमें उन पॉइंट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना जहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो थोड़ा थ्योरी को समझते हैं। सरफेस कोर्स क्या होता है, सबसे टॉप लेयर होती है। सरफेस कोर्स क्या होता है भाई, सबसे टॉप लेयर होती है। अब एक चीज़ हमें बताओ आप लोग अच्छे से, जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसको समझते हैं। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो लोड का ट्रांसमिशन होता है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो ग्रेन बाय ग्रेन होता है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाता है लोड, ग्रेन बाय ग्रेन क्या होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्रेन बाय ग्रेन क्या होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा ऐसे होता है सर, हाँ, ये आपका लोड आ रहा है, लेट सपोज ये आपका लोड आ रहा है, तो ये लोड का ट्रांसमिशन ग्रेन बाय ग्रेन होता है, पार्टिकल बाय पार्टिकल। तो सबसे पहले जो लोड आएगा वो लोड किस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, जो आपका टॉप सरफेस का मटेरियल होगा, टॉप सरफेस का जो मटेरियल होगा उस पर सबसे ज़्यादा लोड आएगा, टॉप सरफेस के मटेरियल में सबसे ज़्यादा लोड आएगा। फिर वो लोड क्या होता है, लेटरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो ये लोड आ रहा है ना, जिसके नीचे जो मटेरियल होगा सबसे पहले इस पर इम्पैक्ट आएगा। फिर लोड क्या होता है, धीरे 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 करके लेटरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, लेटरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपने फॉर्म पढ़ रखा होगा, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो अब यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आपका एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले इतना एरिया था, अब इतना एरिया हो गया है, तो नीचे की तरफ स्ट्रेस भी कम आएगा, नीचे की तरफ स्ट्रेस भी कम आएगा। ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा क्योंकि सबसे कम एरिया है और डायरेक्टली पार्टिकल टायर के कांटेक्ट में आते हैं। तो जो आपका सरफेस में जो आप मटेरियल यूज करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बॉटम। बॉटम में कम क्वालिटी के मटेरियल भी चलेंगे, लेकिन टॉप में बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल होने चाहिए, बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं एक पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फाइल लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। देखिए ये वाला फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड फ्रॉम टॉप लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉटम लेयर थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे पूछा हुआ है जेईई एग्जाम में कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉप लेयर से बॉटम लेयर में, सरफेस कोर्स पे कैसे आएगा, सरफेस कोर्स पे बाइंडर कोर्स में लोड आता है, बाइंडर कोर्स पे बेस कोर्स में आता है, बेस कोर्स से सब बेस कोर्स में, फिर सब ग्रेड में आता है ना। तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेन बाय ग्रेन होता है। हमें क्या जरूरी होता है कि हमें जो टॉप लेयर है ना वो बेटर क्वालिटी मटेरियल की होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बॉटम लेयर, क्योंकि टॉप लेयर में स्ट्रेस ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू बॉटम लेयर, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेन टू ग्रेन होता है, ठीक है। टॉप लेयर में ज़्यादा स्ट्रेस आता है एज कम्पेयर टू बॉटम लेयर, तो टॉप लेयर में जो मटेरियल की क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बॉटम लेयर। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है ना, इसमें जो लोड का ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन बाय ग्रेन होता है, जबकि उसमें होता है ना रिजिड पेमेंट में वो फ्लेक्चरल एक्शन के थ्रू होता है। फ्लेक्चरल आगे देखेंगे, फ्लेक्चरल एक्शन के थ्रू होता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा हम सरफेस कोर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, थोड़ा समझते हैं। सरफेस कोर्स इज द लेयर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रैफिक लोड एंड जनरली कंटेन्स सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल। हमारी सरफेस कोर्स क्या होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। इसके ऊपर अपना फील कोट होता है। अब सरफेस कोर्स की जो लेयर होती है डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में आती है, ट्रैफिक लोड के, क्योंकि जो टायर होता है ना, टायर जो रबड़ होती है फिर टायर बोलते हैं, जो क्या होता है अंदर एक व्हील होता है, और जो रेड कलर से वो क्या होता है, टायर होता है, जो रबड़ होता है। तो जो टायर है ना, टायर के द्वारा जो लोड आ रहा है, यानी जो ट्रैफिक लोड आ रहा है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किस में है, सरफेस में है, सरफेस कोर्स में है। तो सरफेस कोर्स का जो मटेरियल है सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। अब एक बनाते किससे हैं, डेम्स ग्रेडेड एस्फाल्ट कंक्रीट से बनाते हैं। डेम्स ग्रेडेड जनरली जो यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में सरफेस कोर्स बनाने के लिए,
डेम्फ ग्रेडेड एस्फाल्ट कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इस लेयर से हमारा क्या चाहत है, इस लेयर से हमारी चाहत है सरफेस कोर्स पे कि अंदर पानी ना जा पाए, है ना, इसलिए फील कोट आप प्रोवाइड कर दोगे तो अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। यदि सरफेस कोर्स पे पानी चला गया तो नीचे काम तमाम हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। सरफेस कोर्स पे जाएगा तो फिर बाइंडर कोर्स में जाएगा, बाइंडर कोर्स में जाएगा तो फिर बेस कोर्स में, सब बेस कोर्स में, सब ग्रेड में चला जाएगा। तो इसका फंक्शन होता है फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, ड्रेनेज प्रोवाइड करना, ताकि अंदर पानी ना जाने पाए। स्मूथनेस रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए पेमेंट के सरफेस में, यानी सरफेस कोर्स में। ये इसका फंक्शन होता है। बस इतना यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सरफेस कोर्स के इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अपना बाइंडर कोर्स आता है। बाइंडर कोर्स क्या होता है, सरफेस कोर्स के नीचे वाला जो कोर्स होता है बाइंडर कोर्स, कोर्स का मतलब लेयर समझ लो आप, है ना, लेयर समझ लो। तो जो सरफेस लेयर के नीचे का जो लेयर होता है बाइंडर लेयर होता है, बाइंडर कोर्स होता है। ये थोड़ा मोटी लेयर होती है ना। मान लीजिए अपना सरफेस कितनी है, सरफेस कोर्स होता है 25 से 50 mm का, तो ये वाला अपना कितना होता है 50 से 100 mm का होता है, 50 से 100 mm का। तो बल्क ऑफ द एस्फाल्ट कंक्रीट, है ना, बल्क ऑफ द एस्फाल्ट कंक्रीट, पहले वाला एस्फाल्ट कंक्रीट का ही था लेकिन थोड़ा ज़्यादा थिकनेस का बना रहता है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि ऊपर से सरफेस कोर्स से आने वाले लोड को लेना एंड उसको ट्रांसफ़र कर देना बेस कोर्स की तरफ। बाइंडर कोर्स का पर्पज़ है कि जो सरफेस कोर्स है, सरफेस कोर्स जो लोड आ रहा है वो बाइंडर कोर्स लेगा या फिर प्रोवाइड कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा बेस कोर्स को। किसको, बेस कोर्स को। यही काम होता है। बाइंडर कोर्स में प्राइम कोट हम प्रोवाइड करते हैं। फिर बेस कोर्स, बेस कोर्स का काम क्या होता है बताइए, बेस कोर्स क्या करेगा। बेस कोर्स का काम होता है जो ऊपर से लोड आ रहा है उस लोड को आगे की तरफ ट्रांसफर करना। द बेस कोर्स इज द लेयर ऑफ मटेरियल इमीडिएटली बीनीथ द सरफेस ऑफ बाइंडर कोर्स एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द सब सरफेस ड्रेनेज। देखो जो अपना बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स क्या करेगा, जो ऊपर से बाइंडर कोर्स के थ्रू लोड आ रहा है ना उसको लेगा और सब बेस कोर्स को दे देगा। और इतने जानो आप इसके बारे में, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। अच्छा, जो सब बेस कोर्स क्या होता है, सब बेस कोर्स तो भैया स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहले अपना क्या होगा सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स फिर बाइंडर कोर्स हो गया, ये आपका सरफेस कोर्स है, ये आपका बाइंडर कोर्स है। फिर आपका क्या होता है बेस कोर्स होता है, फिर अपना आता है सब बेस कोर्स। तो इतनी ज़्यादा जो ऊपर लेयर हैं, 1 2 3 लेयर, इन 3 लेयर को क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ के साथ में ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है, ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है एंड रिड्यूस द, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरा ड्रेनेज पे इम्प्रूव करता है, ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब ड्रेनेज इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, यहाँ से जो सब बेस कोर्स होता है ना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर। मैंने बताया था ना फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर तो ड्रेनेज को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सब बेस कोर्स के बारे में इतना पता हो तो आपका काम हो जाएगा। सबग्रेड क्या होता है, जो नीचे की लेयर होती है ना, नेचुरल सॉइल की जो लेयर होती है वही आपका क्या होता है सबग्रेड होता है। ठीक है, जो अल्टीमेट लोड आने वाला है वो सबग्रेड पे ही आता है ना, सबग्रेड पे, यानी कंपैक्टेड सबग्रेड कह सकते हैं। तो सबसे जो अल्टीमेट लोड आने वाला है वो कंपैक्टेड सबग्रेड पे ही आने वाला है, कंपैक्टेड सबग्रेड। जितने भी एबव लेयर हैं, ऊपर की लेयर है, वहाँ से लोड आएगा। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। इट इज एसेंशियल दैट एट नो टाइम सॉइल सबग्रेड इज ओवर स्ट्रेप्ड, इट शुड बी कंपैक्टेड टू द डिजायरेबल डेंसिटी नियर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऐसा कोई भी टाइम नहीं आना चाहिए कि हमारा, देखिए जो हमारा सॉइल सबग्रेड है ना, ये हमारा क्या है सॉइल सबग्रेड है, ये हमारा क्या है सॉइल सबग्रेड है। और इस पर क्या हो रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है, ऊपर से मान लो क्या आ रहा है स्ट्रेस आ रहा है, ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है। अब इसकी कुछ ना कुछ बियरिंग कैपेसिटी होगी, कुछ ना कुछ इसकी डेंसिटी होगी कह सकते हैं, है ना, या फिर लोड लेने की कैपेसिटी होगी। अब ऐसा हो गया कि इसकी जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस की वैल्यू इसकी लोड लेने की कैपेसिटी से ज़्यादा आ गया, यानी स्ट्रेस ज़्यादा है बियरिंग कैपेसिटी से, तो सिंपल सी बात है फेलियर होगा, फेलियर होगा। तो हमें ऐसा, जब हम रोड बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें ध्यान में रखना कि इसकी इतनी डेंसिटी आप बढ़ा दो, इतनी डेंसिटी आप बढ़ा दो कि आने वाले स्ट्रेस
की वजह से फेल ना होने पाए। यानी हमेशा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉइल ज़्यादा होनी चाहिए आने वाले जो ऊपर के स्ट्रेस से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसे कंपैक्ट करना पड़ेगा। किस लेवल तक कंपैक्ट करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक। आपने ग्राफ पढ़ रखा होगा ना डेंसिटी वाला, ये आपका कुछ आता है इस पॉइंट पर, इस तरह ग्राफ बनता है ना, जस्ट अ मिनट। ये आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ये आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट, ये आपका डेंसिटी होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है, क्या मिलती है, मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है। तो इस कंटेंट तक, इस वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आपको इसको कंपैक्ट करना होगा ताकि मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए और हमारी सॉइल ओवर स्ट्रेस्ड ना हो। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सब बेस लेयर इन द पेमेंट। सब बेस लेयर जो पेमेंट होता है, पेमेंट की जो सब बेस लेयर होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड स्किड रेजिस्टेंस सरफेस। भैया ये हमारा सरफेस जो कोर्स होता है ना, टॉप लेयर वाली सरफेस कोर्स का हमारा पर्पज होता है स्मूथनेस प्रोवाइड करना, स्किड रेजिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, टू प्रोवाइड स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस फॉर राइडिंग। ये भी अपना पर्पज होता है सरफेस कोर्स का, है ना। एक किसका होता है, सरफेस कोर्स का, कि स्मूथनेस प्रोवाइड करना, यूनिफॉर्म सरफेस राइडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। टू रजिस्ट एब्रेसिव फोर्स ऑफ ट्रैफिक, ये भी सरफेस कोर्स का काम होता है कि वियर एंड टियर कम होना चाहिए, जो एब्रेसिव फोर्स आ रहा है उसको रजिस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो डैमेज होने वाला है, जो डैमेज होने वाला है उसको रोकना, ये सब बेस लेयर का काम होता है। मैंने बताया है कि सब बेस लेयर को बोलते हैं फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर, और फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन की वजह से जो इफेक्ट होने वाला था, जो डैमेज होने वाला था, तो उस डैमेज के इफेक्ट को कम कर देगा कौन, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लेयर, सब बेस लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी पॉइंट बोला हूँ ना, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। और खुद को भी जैसे आप कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन नहीं भी करवा रहे हैं तो क्वेश्चन खुद से करेंगे आप, और जो डाउट आएगा उनको डाउट को चैट पे या व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो ये आपने पढ़ रखा है इसके बारे में, जस्ट अ मिनट। एक क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी, ARRBJ 2018 में आया था, द स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड इन द पेमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड। जो स्टेबिलिटी होती है सबग्रेड की, वो प्रभावित होती है वाटर कंटेंट से, कंपैक्शन से, मटेरियल यूज से, रिजिडिटी से। कंपैक्शन करेंगे तो भाई उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, है ना। यदि उसकी रिजिडिटी अच्छी है तो अच्छी बात है, मटेरियल अच्छा यूज करें तो भी अच्छी बात है। वाटर कंटेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे सॉइल का जो बिहेवियर होता है ना, सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, ये ड्राई सिचुएशन में अलग होती है, और जैसे ही इस पे पानी आता है, वाटर आता है, इसका पूरा का पूरा व्यवहार ही बदल जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सॉइल का जो सबग्रेड होता है ना, ये जो सबग्रेड क्या होता है, सॉइल की लेयर होती है, वो किससे प्रभावित होती है, वाटर कंटेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं आपकी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने टाइप के फेलियर हो सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में। भैया जो अपनी फेलियर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अभी तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए, बट आ सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। 3 टाइप के फेलियर होते हैं, तो फटीग क्रैकिंग आ सकता है, फटीग क्रैकिंग, रटिंग आ सकता है ऊपर, और थर्मल क्रैकिंग आ सकता है। फटिंग क्रैकिंग क्या होता है, देखो थर्मल तो टेम्परेचर की वजह से होगा। रटिंग क्या होता है, एक बार मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन में, कुछ याद है क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन में मैंने बताया था सुपर एलिवेशन के टाइम पे। यदि आपने हमारे लेक्चर को देखें तो पक्का आपको क्लियर होगा, नहीं है तो मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। द मेजर फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर, फटीग क्रैकिंग, रटिंग एंड थर्मल क्रैकिंग। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 3 टाइप की पता होना चाहिए, फटीग, रटिंग, थर्मल। अच्छा, जो फटीग क्रैकिंग होता है, इसका इमेज कुछ इस तरीके का होता है, इसमें इस तरह कुछ क्रैक डेवलप हो जाते हैं, देख रहे होंगे, है ना। इसको मैट जैसा, देखो ना, चटाई जैसा बन गया, मैट, हर जगह क्रैक आ गया है। ये क्रैक कैसे आता है,
ये क्रैक कैसे आता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्रैक आने का मेन रीज़न होता है कि जो बॉटम लेयर होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, बॉटम लेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है। मान लो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन ज़्यादा आ गया है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट आ गया है, तो मान लो फटीग क्रैकिंग होगी। तो फटीग क्रैकिंग कैसी होती है आपने इमेज देख ही लिया है। इसका मेन रीज़न होता है कि हमारे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो बॉटम लेयर है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेन आ रहे हैं, उसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं। आप चाहते कि क्रैक डेवलप ना हो तो आप इन स्ट्रेन को कम कर दो, है ना। अब स्ट्रेन कैसे कम करेंगे आगे हम देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि क्रैकिंग ना आए तो टेंसाइल स्ट्रेन को बॉटम सरफेस में कम कर दो। कैसे कम होगा आगे हम देखेंगे। तो फटीग के बारे में पता चल गया आपको, किसकी वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन की वजह से। अच्छा, रटिंग कैसे होता है। रटिंग क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करते हैं। परमानेंट क्या होता है, डिफॉर्मेशन शो करते हैं। रटिंग क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करते हैं। कुछ इस तरीके का, मतलब समझो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक तो गड्ढा भी हो जाता है कई बार सरफेस थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, हल्का गड्ढा हो जाता है। वो गड्ढा आपको नहीं दिखेगा, जब पानी गिरता है ना, जब पानी भर जाता है तब पता चलता है कि हाँ रटिंग हुई है। डिप्रेशन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इसको बोलते हैं। नोटिस ओनली व्हेन दे आर फिल्ड विथ वाटर आफ्टर रेन। वर्षा के बाद जब पानी भर जाता है ना तब पता चलता है कि रटिंग हुई है, इसे परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, रटिंग के पीछे कॉन्सेप्ट है, कैसे। आपने देखा था कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व आप पढ़ रहे थे, जब हॉरिजॉन्टल आप कर्व पढ़ रहे थे, जब आप सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते तो जो जब हॉरिजॉन्टल पाथ में आप मूव करते हैं तो एक फोर्स काम करता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता था। अब उसकी वजह से आप क्या देखें तो क्या हो रहा था, ओवर व्हीकल क्या हो रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आपने पढ़ रखा होगा। एक तो लेटरल स्कीडिंग होती थी, और क्या होता था, व्हीकल पलट जाता था। क्या उसका टर्म यूज करते हैं, ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग होती थी। जब ओवर टर्निंग कैसे होती थी, जो हमारा व्हीकल का जो आगे वाला व्हील होता था ना, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता था, यानी टायर बी के अबाउट क्या होता था, ओवर टर्निंग होती थी। तो टायर बी में पूरा का पूरा लोड हो जाता था, उस लोड की वजह से गड्ढा हो जाता था। उस लोड की वजह से जो गड्ढा हो जाता है ना, एक जगह पे इकट्ठा लोड आ जाएगा तो क्या होगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा और वापस गड्ढे बन जाएंगे, उसी को रटिंग बोलते हैं। तो यू कैन से दैट कि रटिंग क्या है। रटिंग का मतलब कुछ नहीं होता, रटिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक तरह का फेलियर ही समझ लो आप। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा अचानक के लोड आ जाने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अभी फिर लॉजिक मैंने थोड़ा दे दिया, यदि आपने पढ़ा हो वाला ज्योमेट्री डिजाइन वाला तो आपको पता होगा, नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान में रखना है, दैट्स इट। रटिंग के बारे में ये भी आपका एक इमेज है, ये थोड़ा देखिए चैनल टाइप में बन गया है ना, चैनल तो होता नहीं बट थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन हो गया है यहाँ। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, थर्मल क्रैकिंग होती है ना, इंक्लूड्स बोथ लो टेम्परेचर क्रैकिंग और थर्मल फटीग क्रैकिंग। वही चीज़ है, देखो थर्मल क्रैकिंग टेम्परेचर की वजह से होती है। एक ऐसे क्रैक होते हैं जो आपकी रोड का जो सेंटर लाइन होता है ना, क्रैक्स परपेंडिकुलर टू द पेमेंट सेंटर लाइन। पेमेंट का जो सेंटर लाइन होता है ना, उसे परपेंडिकुलर एक क्रैक होते हैं। पेमेंट के सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर थर्मल क्रैकिंग होती है ड्यू टू टेम्परेचर, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर एक क्रैकिंग आती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है कि थर्मल क्रैकिंग होता है, फटीग क्रैकिंग होता है एंड रटिंग होता है। थर्मल, फटीग, रटिंग। फटीग होता है बॉटम सरफेस में हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन होने की वजह से। रटिंग क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है ओवरलोड की वजह से। थर्मल क्रैकिंग टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेंगे, देखो IRC कि जितनी रिकमेंडेशन है वो तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। IRC कंसीडर ओनली फटीग क्रैकिंग एंड रटिंग ड्यू टू सबग्रेड डिफॉर्मेशन। जो फटीग क्रैकिंग होता है और जो रटिंग होता है, इसका मेन रीजन है सबग्रेड डिफॉर्मेशन, सबग्रेड में डिफॉर्मेशन हो जाना। अब सोचोगे सर सबग्रेड में डिफॉर्मेशन होना, हाँ भैया, इन पे जो रीजन है ना मेन फटीग क्रैकिंग होने का और जो रटिंग होने का, इस सबग्रेड में डिफॉर्मेशन। इसलिए जो सबसे बॉटम की लेयर होती है सबग्रेड ना, इसको प्रॉपर कंपैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कंपैक्ट करना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक।
तो जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सब ग्रेड में डिफॉर्मेशन होता है तो फटीग क्रैकिंग भी होगी, रटिंग भी होगा। टू कंट्रोल फटीग क्रैकिंग विल लिमिट टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ सरफेस कोर्स। जो हमारा बॉटम में जो सरफेस कोर्स होता है, बॉटम में क्या होता है, सब ग्रेड ही तो होता है, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोला, टू कंट्रोल फटीग क्रैकिंग, फटीग क्रैकिंग को रोकना है तो सरफेस कोर्स के बॉटम में जो टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है ना, उसको आपको रोकना पड़ेगा, उसको लिमिट करना पड़ेगा। रटिंग को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, विल लिमिट द एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड। ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन, भाई ऐसे लोड आ रहा है तो इसकी वजह से ये क्या है, एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है ना इसके ऊपर, तो जो स्ट्रेन आएगा कैसा होगा, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, इसको कम करना है। तो रटिंग को कम करना है तो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू कम कर दो, फटीग क्रैकिंग को कम करना है तो टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू सरफेस कोर्स के बॉटम में कम कर दो, सरफेस कोर्स के बॉटम में कम कर दो। तो जनरली जो आईआरसी कंसीडर करता है दो टाइप का, थर्मल को कंसीडर नहीं करता, फटीग को और रटिंग को। फटीग और रटिंग होता है सबग्रेड में डिफॉर्मेशन होने की वजह से, फटीग क्रैकिंग कम करना है तो टेंसाइल स्ट्रेन कम कर दो एट द बॉटम ऑफ सरफेस कोर्स, रटिंग को कम करना है तो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन कम कर दो इधर टॉप ऑफ सबग्रेड, है ना, टॉप ऑफ सबग्रेड। ठीक है, टॉप ऑफ सबग्रेड, तो दोनों पता होना चाहिए। किसको कंट्रोल करेंगे तो कौन सी क्रैकिंग कंट्रोल में होगी, एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। एक क्वेश्चन सब इंजीनियर 2016 में पूछा गया है, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रिफ्ट इज कॉल्ड। द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड इज रिफ्ट, क्या बोलेंगे भैया इसको, जो रोड की फाउंडेशन जो रिफ्ट होती है ना, मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड का टॉप सरफेस है, ये ग्राउंड का टॉप सरफेस होगा ना, ये ग्राउंड का टॉप सरफेस है। अब इसके ऊपर जो आप रोड बनाएंगे तो पहली लेयर क्या होती है, सबग्रेड आएगी ना, पहली लेयर क्या होगी, सबग्रेड। तो ये तो पूछ रहा है आपसे कि अदर लैंग्वेज में, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रिफ्ट, ग्राउंड के टॉप में जहाँ रोड की फाउंडेशन रिफ्ट कर रही है ना, रोड की फाउंडेशन बनाई गई है, उसे क्या बोलते हैं, बेयरिंग कोर्स बोलेंगे, बेस कोर्स बोलेंगे, सब बेस कोर्स बोलेंगे, सबग्रेड बोलेंगे, क्योंकि सबको लेयर पता है। सबसे पहले सबग्रेड आता है, फिर सब बेस कोर्स आता है, फिर बेस कोर्स आता है, फिर बाइंडर कोर्स आता है, फिर सरफेस कोर्स आता है। सबसे नीचे सरफेस सबग्रेड, सबसे ऊपर सब सरफेस कोर्स, सबसे नीचे सबग्रेड, सबसे ऊपर सरफेस कोर्स, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी एक क्वेश्चन तो रिजिड पेमेंट का है, इसको भी मैंने पढ़ाया ही नहीं, बट आप देखना चाहो तो देख लो, आगे फिर इसको हम देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये सब इंजीनियर का क्वेश्चन है, आई थिंक सब इंजीनियर फिर अन्य एग्जाम का होगा, जिसका भी होगा। कुछ मैंने 50 जेई क्वेश्चन लेने का सोच रहा था, तो हो सकता है 50 जेई वाला क्वेश्चन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है ना, आ सकता है आप एग्जाम में। इन फ्लेक्सिबल पेमेंट एनालिसिस इट इज एज्यूम्ड दैट द लोड ट्रांसफर थ्रू द लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो कैसे लोड ट्रांसफर होता है, लोड स्ट्रेस आर एब्जॉर्ब्ड इन द टॉप लेयर, क्या जो टोटल स्ट्रेस आता है उस टोटल स्ट्रेस को क्या टॉप लेयर यानी सरफेस कोर्स रजिस्ट कर लेता है। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कहता है कि जिस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये व्हीकल है, व्हीकल का टायर है, तो इसके जो इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल आएंगे, इसके पार्टिकल में जो कांटेक्ट में जो पार्टिकल आएंगे, इस पे लोड आएगा, फिर इसके नीचे इसके ट्रांसफर होगा, फिर ऐसे ट्रांसफर होता है। बीम एक्शन के थ्रू, स्लैब एक्शन के थ्रू कैसे ट्रांसफर होता है, पहली बात तो टॉप लेयर पर लोड को रजिस्ट नहीं करता, और ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। बीम एक्शन नहीं होता, स्लैब एक्शन के थ्रू जो लोड ट्रांसफर होता है वो रिजिड पेमेंट में होता है, रिजिड पेमेंट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रेन टू ग्रेन होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है, रिजिड एक्शन के थ्रू सॉरी फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन यानी पार्टिकल टू पार्टिकल, और आपका रिजिड पेमेंट में स्लैब एक्शन के थ्रू, है ना, फ्लेक्सुरल के थ्रू, स्लैब एक्शन के थ्रू होता है, जैसे आपने स्लैब में पढ़ा होगा आरसीसी के अंदर। फिर एमपी सब इंजीनियर 2018 में क्वेश्चन और पूछा गया है, इज द बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, वही होता है बॉटम मोस्ट कंपोनेंट क्या होता है, सबग्रेड होता है। बॉटम मोस्ट कंपोनेंट क्या होता है, सबग्रेड होता है। आप सोच सकते हो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कितना आसान आसान, बनना तो चाहिए फिर आपको।
एक क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। What should be minimum depth of water table below the subgrade in order to protect the farm excessive moisture? देखो आपका ये सबग्रेड है, ठीक है। सबग्रेड कहाँ होता है? ग्राउंड सरफेस का जो टॉप में होता है सबग्रेड। इसके बाद फिर अलग अलग लेयर आती हैं। तो नीचे क्या होगा? यहाँ कुछ वाटर कंटेंट होगा, यहाँ कुछ वाटर कंटेंट होगा। तो व्हाट शुड बी मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द सबग्रेड? मिनिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, वाटर कंटेंट ऊपर की तरफ जब आएगा ना एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से, तो प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम 1 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होगा 1 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में, तो अगले लेक्चर में बात करेंगे, है ना। आपको बोर नहीं होना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इनके अपने फास्ट नोट्स बना लेने एक पेज के अंदर और प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे हमारे देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो भैया आपकी ड्यूटी बनती है चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, फिर बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जो आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चल जाए, जो लेक्चर्स आते हैं उनके बारे में आइडिया लग जाए। और यदि आप किसी भी इन द सेंस यदि आप एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की, तो आप द सिविल पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आपके सब इंजीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ दोनों बैच आपका रनिंग हो चुके हैं, एमपी सब इंजीनियर और एसएससी जेई। और हमारी ये जो कोचिंग है, यदि हम कहें स्पेशली सब इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, फेमस है, जो कुछ भी है आप लोगों की वजह से है। तो एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो द सिविल पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट है तो हमें 9340888429 पे कांटेक्ट करिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी रिजॉल्व होगी। हमारा मकसद था इस लेक्चर के अंदर, या फिर हम कंप्लीट जब भी हम लेक्चर बनाते हैं तो हमारा मकसद होता है, हम मानते हैं कि आपने बिल्कुल भी आपको नहीं आता हाईवे, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पढ़ाई करके फिर 5-7 साल का आप गैप, आपने तैयारी भी नहीं कर रखी है, आप केवल डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, तब भी आपको समझ में आ जाए, हमारा एक पर्पज होता है। इसलिए हम इतने सिंपल वर्ड को यूज करते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।